जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का मॉडल पेपर पहले ही आ चुका था और आप लोग का तैयारी हम इस चैनल पे पहले भी करवा दिए हैं। अगर कोई आप लोग में से पहले नहीं देखे होंगे तो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख चेक कर सकते हैं कि सारे मॉडल पेपर का एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग करवा दिए हैं। अभी जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपके हिंदी इलेक्टिव का है, जो क्लास 11 के लिए है। और बाकी जिससे पहले वीडियो अपलोड किए थे सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोग का एग्जाम 27 से होने वाला है उसमें आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही सवाल रहने वाला है। आप अगर देखेंगे तो ये क्लास 11 के लिए है, हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव के लिए है। समय 1 घंटे का मिलेगा और अधिकतम अंक जो है वो 40 नंबर का होने वाला है। चलिए इसका पहले सवाल पर आते हैं। आप इसका निर्देश जो दिया हुआ है, सामान्य निर्देश, इसे आप पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए खंड क में है जो अपठित गद्यांश है, आप लोग का ऐसा ही सेम आने वाला है। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के बीच में सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला जो पैरा दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ कार्यकरण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आधुनिक या आधिकारिक पुरुषार्थ करें। तो ये पैरा आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए इसके आंसर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस पैरा में जो है पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, यानी कि इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्म अनुसार ही फल मिलता है, यानी कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अनुच्छेदन से क्या संदेश दिया गया है। तो अनुच्छेदन से क्या है कि पुरुषार्थ करने का संदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 लिखा संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला आते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या लेकर 5 से लेकर 8 के बीच में सही विकल्पों का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पैरा है इसमें लिखा है जाति, हैरी जाति, कर्ण का हृदय, क्षोभ से डारा डोला। आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा। और इस पैरा में देखिएगा तो आपको जाति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं, 5 में आते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है। तो जाति भेद के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कौन केवल जाति जाति रटता रहता है। तो इस पैरा को पढ़िएगा। देखिए पाखंड जो लोग होते हैं वो जाति जाति हमेशा रटते रहते हैं। आप लाइन पढ़िएगा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, यानी उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसमें अगर पैरा देखेंगे तो जाति के बारे में केवल बताया गया है, इसलिए इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है वो हो जाएगा जाति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मैं क्या जानूं जाति। तो इसमें मैं जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है। तो वो प्रश्नवाचक है, यानी प्रश्न अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में लिखा है कि छापाखाना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसका जोड़ा बताया गया है। जोड़ा का मतलब है कि इसका उद्गम कब हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि गोवा में जो है 1556 में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा उदन मार्दन, ऑप्शन नंबर बी मार्तंड है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिवादन यानी कि अभिनिवेदन जिसे समापन कहा जाता है वो भवदीय शब्द से किया जाता है। तो देखिएगा जो ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र, उसमें भवदीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो अंतिम में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि वैसा समाचार पत्र जिसमें सोच कर विचारधाराओं को और नीति को दिखाया जाता है, मैंने सोच समझकर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे संपादीय लेखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में लिखा है कि किसी एक विषय पर स्वंगपूर्ण यानी कि उसका आलेखन करना वो किस प्रकार का विचार होता है। तो वो हो जाएगा आलेख। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का ये कथन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है 16 में प्रिंट माध्यम के आविष्कारक का श्रेय किन्हें दिया गया है। तो गुटेनबर्ग, यानी 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में लिखा है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है। तो इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 में लिखा है संचार प्रक्रिया में
डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? तो डिकोडिंग का मतलब होता है कि उसे समझना, यानी कि ऑप्शन में 1 हो जाएगा कि प्राप्त संदेश जो होता है उसके अर्थ को समझना। आगे देखिएगा, आपके बुक से दिया गया है, खंड ग में है, पाठ्य पुस्तक से आपका है। निम्नलिखित पद्यांश को यानी गद्यांश को पढ़िएगा और 19 से लेकर 22 तक के सवालों को देना है, यानी कि पद्यांश है, इसमें आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए और आपको मालूम होगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। पहले आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के जो है कवि वो कौन है? तो इनके जो कवि है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूरदास जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 में लिखा है कि उपयुक्त पंक्तियों में के केंद्र में क्या निहित है? तो वात्सल्य है। क्वेश्चन नंबर 21 पर है, यहाँ किसके बीच संवाद हो रहा है? तो कृष्ण और सुदामा के बीच, नहीं कृष्ण और सुदामा नहीं, अब 1 मिनट देख लेते हैं। तो इसमें आपका सूरदास कृष्ण के बीच, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण सुदामा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, यह पंक्ति किस भाषा से ली गई है? माने कि यह पंक्ति किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में लिखा है कि कबीर दास किस काल के कवि है? तो ये भक्तिकालीन कवि हो जाएंगे, 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 24 नंबर पे आते हैं, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है, मैंने किस चोट का छंद है? तो इस जगह आपका सवैया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 25 में लिखा है, घर की वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या की ओर संकेत करवाता है, यानी सामना कराता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गरीबी से संघर्षित परिवार की समस्या। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, 26 में लिखा हुआ है कि जाग तुझको दूर तक जाना है, कविता क्या संदेश देना चाहता है? तो इसमें से हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि क्लास 11 में जो अगर इसमें से सभी लिया हुआ है वो अधिकतर मामलों में सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो 27 में है कि बादल को घिरते देखा है, कविता में किस महान कवि का जिक्र किया गया है? तो 27 को हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी कालिदास। क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन से पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि गद्यांश को पढ़िए और 28 से लेकर 31 के बीच में निम्न जो भी सवाल होगा इसका विकल्प, सही विकल्प को चयन करना है। आप इसका पैरा पढ़िएगा, कितना सुंदर संचालक है, कितनी सुंदर व्यवस्था। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके सवाल पर आते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ 28 नंबर में, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये आपका ईदगाह से होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ईद के नमाज का, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए, सिजदे शब्द का क्या मतलब होता है? सिजदे का मतलब होता है माथा टेकना, यानी नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होती है उसे सिजदे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के जो है लेखक वो कौन है? वो प्रेमचंद जी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ के किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक किस पर प्रहार करते हैं? तो आस्थाओं के बाजारीकरण में, यानी कि जो आस्था है, हम लोग जो भगवान पर आस्था डालते हैं उसके बाजारीकरण किस तरह से हो रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा और बहरा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेदनहीन लोगों को। खाना बदोश किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कहानी। आगे देखिएगा, जिन परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह कथन किनकी अवधारणा लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइएगा, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है? तो 37 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बचपन और युवा। क्वेश्चन नंबर आइए 39 पर, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी से लिया गया है या जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, शरद और महेंद्र के घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का नाम क्या था? तो अक्षय पंडित, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और आप लोग का तैयारी अच्छे से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल में बने होंगे तो आप लोग का इंग्लिश कोर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि 27 तारीख से एग्जाम में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।